सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। अमेरिका से इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए पाकिस्तान अक्टूबर में ही वाशिंगटन में एक इन्वेस्टमेंट कराने की इस वक्त कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के तिजारती ताल्लुकात ट्रेड एग्रीमेंट से बहाल हुए हैं और पाकिस्तान ने रीजन में सबसे कम 19% टैरिफ हासिल किया है, जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में भी इजाफे की तवक्को की जा रही है। पाकिस्तान के मिनरल एक्सप्लोरेशन सेक्टर में अमेरिका के साथ $500 मिलियन के MOU साइन हुए हैं, जिसमें अमेरिकन कंपनी US स्ट्रेटेजिक और पाकिस्तान से फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स हैं। 19% अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ साथ पॉलिसियों में तसलसल भी दरकार होगा ताकि इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ स्टेबल हो सके। IMF से मुज़ाकरात में 7 बिलियन की जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है उसमें पॉजिटिव पेशरफ्त की जा रही है। साथ ही साथ 500 मिलियन के यूरो बॉन्ड्स की अदायगी भी की जा चुकी है और इसके साथ साथ IMF मुज़ाकरात में पाकिस्तान की इकनॉमिक प्रोग्रेस और गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर भी तफसीली गुफ्तगू की जा रही है। आलमी एजेंसीज़ S&P, फिच और मूडीज़ ने पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस और रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफे की वजह से क्रेडिट रेटिंग को भी अपग्रेड किया है। पाकिस्तान में डॉलर बॉन्ड्स और इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट का रुझान देखा जा रहा है। साथ ही स्टॉक मार्केट में इस साल 44% के इजाफे ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एशिया की बेहतरीन मार्केट्स में भी लाकर खड़ा कर दिया है। अब माली साल 2026 के दूसरे क्वार्टर में ग्रोथ रेशियो 3.4% तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन साथ साथ ये अंदेशा भी है कि मुल्क में आने वाले सैलाब और बहाली के कामों में दुश्वारियां सामने ला सकती हैं और इसमें जो चैलेंजेस आ सकते हैं इसकी वजह से थोड़ा सा एक करंट सिचुएशन में हमारी इकॉनमी फिर से ना आ जाए, चूँकि गो के 2022 के मुकाबले में खासा कम है इस सैलाब में नुकसान, लेकिन बहरहाल किसी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान ज़रूर पहुंचा है। हारून शरीफ साहब फॉरेन मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे कि अब कैसे इस 19% टैरिफ का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है और B2B कॉन्फ्रेंस हमने चाइना में होती देखी, उसके क्या मुस्बत असरात पाकिस्तान की इकॉनमी पर मुरतब होंगे और फिर अमेरिका में भी अगर एक ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है तो कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। हारून साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। क्या एक और ऐसी ही कॉन्फ्रेंस की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं? जैसे फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस भी ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका में वाशिंगटन में भी बीजिंग जैसी एक कॉन्फ्रेंस हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है। और एक जब आपका डिप्लोमेटिक ओपनिंग हुआ है, एक वाइडर पार्टनरशिप पे बात हो रही है, तो हम यकीनन इन्वेस्टमेंट तो हमारी एक इमरजेंसी है, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो मीटिंग्स होनी चाहिए, कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। लेकिन इस साथ साथ पाकिस्तान को अमेरिका की तरजीहात को बड़ा डिटेल से समझने की ज़रूरत है। जो थोड़ा बहुत मैं समझ पाया हूँ, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो इस वक्त अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग का रिवाइवल चाह रहे हैं और वो बाहर के ममालिक के अंदर जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनको इनकरेज कर रहे हैं कि आप अमेरिका में इन्वेस्ट कीजिए। साथ साथ उनका इंटरेस्ट जो है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में है, भले ऑयल हों या मिनरल्स हों, जो चीज़ें ज़मीन के नीचे होती हैं वहाँ पर वो लॉन्ग टर्म पोजीशन ले रहे हैं। हमारे मुल्क के पॉलिसी मेकर्स को ये सवाल पूछना है कि जहाँ तक तो लॉन्ग टर्म पोजीशन का ताल्लुक है वो अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो इमीडिएट जो फॉल्ट लाइंस हैं कि हमें इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन करनी है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, क्या अमेरिका वहाँ पर हेल्प आउट कर सकता है? मेरे हिसाब से कर सकता है, अगर हम मॉडल ऐसा बनाएं कि जो अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग को भी हेल्प करे, लेकिन जो इंटरमीडिएट और प्राइमरी गुड्स हैं वो पाकिस्तान में बने जो लेबर इंटेंसिव है और फिनिशिंग वहाँ हो, तो जॉइंट वेंचर्स ऑफ दिस सॉर्ट कैन टेक इट फॉरवर्ड। वरी मेरी यही है कि अगर ब्यूरोक्रेट्स लीड करते हैं ये प्रोसेस तो उनकी समझ से आजकल की करंट मार्केट की डायनामिक्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से आगे निकल गई है। तो हम सब देखते हैं कि मिनरल सेक्टर में बड़े ममालिक की पाकिस्तान में इस वक्त दिलचस्पी है। अमेरिका, चाइना सब पाकिस्तान में मिनरल एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो दीगर सेक्टर्स हैं या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेक्टर्स जो कि एक्सपोर्ट में हमारा बेहतर किरदार अदा करते हैं, टेक्सटाइल या और जो हमारी एक्सपोर्ट बास्केट को फिलअप करते हैं, उसमें क्यों कहीं कोई ऐसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या किसी की दिलचस्पी हमें नज़र नहीं आ रही? एक दो सेक्टर्स को ही इस वक्त फोकस किया हुआ है सारे जो बड़े जाइंट्स हैं इकोनॉमी के उन्होंने। जी देखिए, हम तो इस वक्त जो बाहर के लोग अपनी तरजीह बता रहे हैं कि जी हमें इस चीज़ का शौक़ है, हमने पोजीशन लेनी है, कोई रिफाइनरी लगाना चाहता है, कोई मिनरल्स में आना चाहता है, कोई रैकोडेक का शेयर लेना चाहता है, कोई कहता है ऑयल का और गैस का ब्लॉक एक्सप्लोरेशन का दे दो। ये पाकिस्तान से ज़्यादा
उनकी तरजीह है और हम सब उसको अलाइन करते हैं। हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव गेम प्लान रखना है कि देखिए हमारे 4 फॉल्ट लाइंस हैं, उसके अंदर हम 5 जो हमारे कंपेटिटर मुल्क हैं उनसे अच्छे इंसेंटिव टेबल पे रख रहे हैं। फाइनेंसिंग भी है, ज़मीन भी है, टैक्स भी है, और हमने इंसुलेट कर दिया है जो प्रॉपर्टी राइट्स और डिस्प्यूट्स का तरीका है। देखिए ना, जहाँ तक मेरी पाकिस्तान का कंपैरेटिव एडवांटेज कहाँ है, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल में है, हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के अंदर है, टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली आईटी के अंदर है। हमें इन सेक्टर्स के पीछे खड़े होके अपना गेम प्लान देना पड़ेगा। मैं कब से कह रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाइए, अपना गेम प्लान बनाइए, बाकियों से अच्छे इंसेंटिव कीजिए। जब वो लोग आते हैं यहाँ पर अगर मिनरल्स में इन्वेस्ट करने, तो इन रिटर्न आप ये टेबल पे रखिए। लेकिन ये मत भूलिए कि कोई नया प्रोजेक्ट मुश्किल है। लोग जो हैं वो चलते प्रोजेक्ट्स की एक्सपेंशन जहां ट्रैक रिकॉर्ड है वहां आना चाहेंगे, और वहां गेम प्लान अभी मुझे दिख नहीं रहा है। तो ये अपना एक्सपोर्ट का जो इस वक्त फिगर है, फिर ये बढ़ाना हारून साहब इस वक्त पाकिस्तान के लिए तो बड़ा चैलेंजिंग है। हमने देखा कि सऊदी अरब में भी अभी जो हमारा सऊदीया के साथ एग्रीमेंट हुआ वो डिफेंस एग्रीमेंट है, उसमें भी कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट से कोई ख़ास बात नहीं हुई। $1 बिलियन भी अभी तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं क्रॉस कर सकी हैं, जबकि सऊदी अरब दुनिया से कितनी इम्पोर्ट करता है, तो वहाँ भी हम बहुत पीछे हैं। चाइना के साथ भी हमारा बड़ा एक गैप है। अमेरिका के अलावा तो हम सारी मार्केट्स में इस वक्त बहुत पीछे हैं। जी, ये मैं अर्ज कर रहा हूं। देखिए, असल फॉल्ट लाइन तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है। हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई, मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं बढ़ाया, सर्विसेज की एक्सपोर्ट और नॉलेज प्रोडक्ट्स नहीं बढ़ाई जितनी चाहिए थी, तो वो जो गैप है उसी की वजह से हम बार बार IMF के पास जाते हैं ना जी। सो अगर तो हमने उस हर्डल को क्रॉस करना है, तो हमारी तो अवलीन तरजीह इस वक्त ये होनी चाहिए कि हम लोकल एक्सपोर्टर से पूछें कि भाई आपकी अगर एक्सपोर्ट डबल करनी है सब्सिडी के बगैर कंपेटिटिव बुनियाद पर, तो बताइए आपको क्या चाहिए। अगर आपका जो कंपेटिटर है वो कुछ फैसिलिटीज़ ऑफर कर रहा है, हम आपको उससे बेहतर ऑफर करते हैं। आपको टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स चाहिए, हम चीन से बात करते हैं, अमेरिका से बात करते हैं कि जी टेक्नोलॉजी दे दीजिए। आई थिंक ये तरजीह शॉर्ट टर्म में बहुत क्रूशल है। ये फील गुड फैक्टर है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर पाकिस्तान में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, उसको बिल्कुल डिस्करेज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये लॉन्ग टर्म आजकल की वॉलेटाइल जियोपॉलिटिक्स और इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर, जब तक आप अभी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को देखें ना, खबर आती है प्रॉक्टर एंड गैम्बल जा रहा है, जिलेट चला गया है, शेल ने बेच दिया अपने शेयर, ये अच्छा सिग्नल नहीं देते। हमारे पॉलिसी मेकर को लोकल इन्वेस्टर की एक्सपेंशन के पीछे विजिबली खड़ा दिखना चाहिए, वहां पर आगे फिर बात बढ़ेगी। फिर ये जो बाहर का इंटरेस्ट है उससे मर्ज होना शुरू होगा। मेरी वरी ये है कि हम लॉन्ग टर्म के ऊपर पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट अगर लेते रहे तो जो इमीडिएट हमारे प्रेशर्स हैं वो किस तरह दूर होंगे। तो हम सब ये जो हमारे इंसेंटिव्स या पॉलिसीज़ का तसलसल है, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए हम अलहदा से कोई पैकेज रखें, उनके लिए हम अलग ऑफर्स रखें, या हमारे लोकल इन्वेस्टर के लिए भी वही सब कुछ होना चाहिए ताकि उनका भी एतमाद फिर साथ साथ बढ़ता रहे? जी, दोनों के लिए एक होना चाहिए, लेकिन एक रिटर्न कंसेंसस बेस्ड डॉक्यूमेंट तो टेबल पे रखें ना। मुझे आप वेबसाइट पे जाइए मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की या कॉमर्स की, शो मी के हमारा क्या टारगेट है। हम कहते हैं एक्सपोर्ट को यहाँ से यहाँ ले जाना है, ये 3 सेक्टर्स हैं, इनके लिए हमने ये इंसेंटिव्स रखे हुए हैं, और ये इंसेंटिव्स जो हैं वो कंबोडिया से बेहतर हैं, वियतनाम से बेहतर हैं, बांग्लादेश से बेहतर हैं, टर्की से बेहतर हैं, फिर बात बनती है। लेकिन ये काम ब्यूरोक्रेसी कर नहीं सकती। हम अगर उसी पॉट के अंदर और पानी डालते जाएंगे जिसमें जो लीकी है, हमें वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज के लिए स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, जिन्होंने बाकी ममालिक को, इंडोनेशिया को, वियतनाम को इस तरह की एडवाइजरी की हुई है, जो लोग इस वक्त इमर्जिंग एशिया हैं। कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान कैचअप ना कर सके 5-10 साल में, अगर ये सिमत बन जाती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन ममालिक में एशिया की अब बढ़ रही है। हम अभी भी सस्ते हैं, लेकिन उसको कैसे कैपिटलाइज करना है,
उसके लिए लोकल इन्वेस्टर को और फॉरेन को एक तरजीहात, लेकिन लोकल इन्वेस्टर को तरजीह देना ज़्यादा ज़रूरी। लेकिन हारून साहब, लोकल इन्वेस्टर हमारा एक अरसे से सस्ती बिजली, सस्ती भी उतनी जितनी रीजन के दूसरे कंट्रीज़ में वो मांग रहा है 8 सेंट 9 सेंट की। हम अभी भी डबल डिजिट में, इंटरेस्ट रेट वो कह रहा है आप सिंगल डिजिट में इसको लेकर आ जाएं, लेकिन 11 पर स्टैटिक किया हुआ है और उसको बार बार उसका क्रेडिट भी लिया जा रहा है कि जी 22 से हम 11 पर ले आए। ये भी बहुत बड़ी कमी है। तो ये जब ये दो बेसिक डिमांड जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के सबसे मेजर फैक्टर्स हैं, ये नहीं पूरी की जा रही, तो एक लोकल इन्वेस्टर का एतमाद कैसे बढ़ सकता है फिर? जी बिल्कुल बढ़ सकता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप इंडस्ट्री को एक्सपैंड करते हैं, जब आप स्केल में जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस गिरता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तकरीबन वहीं रहती है। आप ऐसी इंडस्ट्री में जाइए, मैंने जैसे बात की, जैसे आईटी है और दूसरी है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी इंटेंसिवनेस कम है, उस टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिसिटी पावर की डिमांड कम है। हमें बड़ा टेक्निकली एक ऐसा बनाना है जहां हमारा कंपैरेटिव और कंपेटिटिवनेस सामने आए। जहां तक फाइनेंसिंग की बात है, कमर्शियल बैंक कभी भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नहीं करते। हमें एक डेवलपमेंट फाइनेंसिंग का इंस्ट्रूमेंट बनाना है, सऊदी अरब से मिलके, चीन से मिलके, अपने बैंकों से मिलके, जो लॉन्ग टर्म कर्जा दे और उसके अंदर इस तरह हो कि शुरू के 5 साल वो सस्ता हो, जो वो कमाई करें उसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाए। इसी तरह पूरे दुनिया में होता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास कमर्शियल बैंक हैं जो 60% पैसा 65% हुकूमत को देते हैं, बाकी उनके ओनर आपस में बांट लेते हैं, तो एक्सपेंशन की गुंजाइश बहुत कम है। हमें अब ये जो एक नॉर्मल हमारे दिमाग में है उसको तोड़ के न्यू नॉर्मल की तरफ जाना है कि हमारे कंपैरेटर्स करते क्या हैं, और ये पेटनेज और सब्सिडी की इन एनी केस आईएमएफ भी कह रहा है इस रिजीम से निकलना पड़ेगा। तो हारून साहब, अब ये जो खासतौर पर हमारा एनर्जी टैरिफ है जो इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा इस वक्त डैमेज करता है, अब ये बहुत कोशिश कर ली हुकूमत ने पिछले 1-1.5 साल में, लेकिन वो जो कॉस्ट उसकी कम होनी थी, टैरिफ कम होना था, वो नहीं हो सका है। अब इसका मतलब बहुत मुश्किल है और बहुत चैलेंजेस हैं इस सेक्टर में। अब ये मुमकिन कैसे होगा इस कॉस्ट को कम करना बगैर सब्सिडी के? फिर वो इंडस्ट्री को सब्सिडी देंगे तो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स भी मौजूद हैं, डोमेस्टिक को सब्सिडी देंगे तो फिर वो आईएमएफ के पास आपको जाना पड़ेगा। ये तो हम एक ही सर्कल में घूम रहे हैं। ये इससे निकलने का क्या रास्ता है? देखिए, पावर सेक्टर की जो हमने गलतियां कर ली हैं उसकी सज़ा बहुत बड़ी हम भुगत रहे हैं। टैक्स पेयर भी भुगत रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी भुगत रहा है। इसका एक ही तरीका है कि आप जो हैं महंगी बिजली से सस्ती की तरफ ट्रांजिशन करें, जिसको वक्त लगेगा। लेकिन एट द मेन, जी मैं बार बार कह रहा हूँ, इन द मेन टाइम आप जो हैं सोलर के इंसेंटिव्स दीजिए इंडस्ट्री को, बजाय इसके कि उनसे कहें कि जी आप हमारी बिजली खरीदें। और आप इसके साथ साथ उनको ये बताइए कि ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएं जो कम एनर्जी खींचें। दुनिया के अंदर बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं, ख़ास तौर के ऊपर जो प्रोडक्ट्स जो हैं जो नॉलेज इकॉनमी की हैं, उसके अंदर आप 10 लैपटॉप से उतना ही काम करते हैं जितना एक पूरी टेक्सटाइल मिल करती है। लेकिन ये एक बहुत डीप एक्सपर्ट्स को एक गेम प्लान बनाना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान ये एशिया के और दुनिया के मैप पे दोबारा आए। हम तो एक ओल्ड स्कूल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी में फंस के रह गए हैं जो हमें विशेष साइकिल से निकाल नहीं पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, साबिक वज़ीर सरमायाकारी। हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और अहम मौजू है जिस पर बात करनी है। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और आलमी मार्केट में हम देख रहे हैं सोने की कीमत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, जिसका असर लोकल मार्केट पर भी इस वक्त पड़ रहा है। और ज़ाहिर पाकिस्तान में भी 4 लाख से ऊपर इस वक्त सोना जा चुका है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है। गो कि आज हमने देखा कि तकरीबन 2500 रुपये की कमी इस वक्त लोकल मार्केट में हुई है, लेकिन जो ओवरऑल इस वक्त कीमत है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। 4,07,000 से ज़ायद पर इस वक्त ये सोना मौजूद है। और जो माहिरीन है इस वक्त मुल्की और इंटरनेशनल, उनकी ये पेशगोई है कि ये कीमत अभी बढ़ती ही जाएगी। लेकिन ये कहाँ बढ़ती जाएगी? जो एक आम सारिफ है उसकी क़ुव्वत ख़रीद से मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुका है। जो इन्वेस्टर्स हैं, आप समझें कि उनकी इस वक्त चांदनी हो चुकी है। तो अब ये हालात कब तक बरकरार रहेंगे और कौन से ऐसे अवामिल असरात हैं जो कि इस कीमत पर पड़ रहे हैं, और ये कोई बबल है या फिर ये इसी तेज़ी के साथ बढ़ता चला जाएगा और अगली हद 4.5 लाख या 5 लाख तक भी पहुँच जाएगा? इस पर हम बात करेंगे। शान से ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त हम देख रहे हैं, आपने प्रेडिक्ट किया था कि ज़ाहिर सोने
सोने की कीमत इसी अंदाज से बढ़ेगी? पाकिस्तान में 4 लाख को क्रॉस कर गया है 1 तोला सोना। अब ये इसी स्पीड से बढ़ता रहेगा या फिर इसमें कोई ठहराव आ सकता है? और अभी कौन से ऐसे अवामिल हैं जो मजीद इस कीमत पर असरअंदाज हो सकते हैं? गोल्ड में जो ये करंट स्ट्रेंथ है, उसकी बेसिक वजह ये है कि सेंट्रल बैंक बहुत सारी ममालिक में वो इसकी बाइंग कर रहे हैं। इस साल 4010 मेट्रिक टन जो हैं वो सेंट्रल बैंक ने फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में बाइंग की है। जो दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से गोल्ड बढ़ रहा है वो है कि डॉलर डेप्रिशिएट हो गया। डॉलर इस साल 10% से ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गया है अगेंस्ट बास्केट ऑफ करेंसी। तीसरा जो फैक्टर है जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा रहा है वो है जियोपॉलिटिकल रिस्क। पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कि ये इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत सारे ममालिक में, रशिया, चाइना, गजा, ईरान और भी बहुत सारे ममालिक में जो जियोपॉलिटिकल रिस्क चल रहा है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसी एरा में जा रहे हैं 1970s के, कि जब यही हालात थे, जब 1970s में तो लोगों ने गोल्ड, रियल स्टेट, सिल्वर में पोजीशन ली थी। तो मेरा ख्याल है गोल्ड इस साल जो है 48% अप है, सिल्वर जो है 65% अप है। और मजीद गोल्ड में हमने एक टीवी चैनल पे कहा था कि साल के आखिर में गोल्ड 3900 से लेके $4000 के दरमियान ट्रेड करेगा। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो गोल्ड की कीमत $3883 पर आउंस है, $17 कम है 3900 होने से। तो मेरा ख्याल है गोल्ड में जो अपसर्ज है ये इसी तरह रहेगा, और जो सोफिस्टिकेटेड और स्मार्ट इन्वेस्टर जिनको हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का पता है वो भी पोजीशन लेते रहेंगे। और अब शान साहब, जो गोल्ड एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक हैं या जिन ममालिक के पास ऐसी माइंस हैं जहाँ से गोल्ड इस वक्त निकल रहा है, तो ज़ाहिर वो इकॉनमीज़ तो मज़ीद ग्रो कर सकती हैं। हमारे यहाँ अभी रेकोडिक पर काम स्टार्ट हुआ है और कुछ माइंस ऐसी हैं जो कि अभी एक्सप्लोर करनी है। बहुत सारा हमारा इस वक्त माइंस एंड मिनरल्स वाला सेक्टर अनटैप्ड है। तो जैसे जैसे ये डिस्कवरी होती जाएगी और हम इसमें इन होते चले जाएंगे, तो ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ओवरऑल कितना फ्रूटफुल साबित हो सकता है? पाकिस्तान की इकॉनमी को मेरे ख्याल मजीद 5 साल लगेंगे वो जो गोल्ड और हमारे पास कॉपर और जो हमारे पास मिनरल्स हैं उनको एक्सप्लोर करने में। जैसे वो मिनरल एक्सप्लोर हो गए और वो हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो काफ़ी तेज़ी से टर्न अराउंड करेगी और बहुत सारे लोगों को सरप्राइज कर देगी। तो पाकिस्तान में जो इस वक्त बिगेस्ट एडवांटेज वो ये है कि हमारे जो मिनरल्स हैं वो बहुत सारी दुनिया की ज़रूरत है, और जब वो बहुत सारी दुनिया की ज़रूरत पड़ जाएगी तो ऑब्वियसली फिर हमारा जो मिनरल सेक्टर है वो एक जो है ना वो एक एप्रिशिएबल स्ट्रेंथ शो करेगा और हमारी को इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा एट द मैक्रो लेवल। और शान साहब, अगर ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है, अमेरिकन टैरिफ अब ज़ाहिर है हर मुल्क पर अप्लाई हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता अब लोग उसको एक्सेप्ट भी करने की पोजीशन में आ गए, तो ये जब ये रूटीन में आ जाएगी अब ये सारी सिचुएशन, तो उस वक्त भी ये कीमत का बढ़ना इसी तरह जारी रहेगा या फिर कोई स्टेबिलिटी एक मौके पर ऐसी आ सकती है कि चाइना अमेरिका की टेंशन कम हो जाए, गाज़ा वाला इशू ज़रा थोड़ा रिजॉल्व हो जाए, तो ये सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल इस वक्त जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स वो टैरिफ पे ज़्यादा कंसर्न है। उनको जो 2 चीज़ों का कंसर्न है जो इस वक्त फाइनेंशियल टाइम में भी रिपोर्ट हुआ था पिछले हफ्ते। एक तो जियोपॉलिटिकल रिस्क ये बढ़ने जा रहा है, और दूसरा इन्फ्लेशन दोबारा से वापस आएगा। बहुत सारे ममालिक में सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट होंगे जिसकी वजह से बहुत सारे ममालिक जो हैं उनकी इकॉनमी स्लो डाउन हो जाएगी। तो इस वक्त 3 जो है कंसर्न वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता जाएगा, इन्फ्लेशन वापस आ रहा है ग्लोबल इकॉनमी में, और स्लो डाउन हो जाएगा और रिसेशन होगा बहुत सारी ममालिक में। तो शान साहब, एक कॉमन कंज्यूमर है इस वक्त, उसकी तो बाइंग पावर इतनी नहीं है कि वो गोल्ड खरीद सके, स्टॉक कर सके या उसमें इन्वेस्ट कर सके, तो अब उसके लिए क्या ऑप्शन है? जो सिल्वर है वो भी इसी तरीके से एक अपवर्ड ट्रेंड उसका भी जारी रहेगा गोल्ड के साथ साथ? बिल्कुल, जब गोल्ड बढ़ता है सिल्वर भी बढ़ता है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैंने मेरा ख्याल है फरवरी में भी एक टीवी चैनल पे कहा था कि पाकिस्तान में लोग अपना गोल्ड ना बेचें, अपना सिल्वर ना बेचें, रियल स्टेट में पोजीशन लें और अपने डॉलर्स को बेच के चाइनीज युआन में पोजीशन लें, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, चाइनीज़ युआन में पोजीशन जो आप इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब चाइनीज़ करेंसी भी इस वक्त बहुत तेज़ी से ऊपर जाने वाली है? चाइनीज़ करेंसी में इस वक्त स्ट्रेंथ इस वजह से आने वाली है क्योंकि ब्रिक्स की इकॉनमी जो हैं वो एक नई करेंसी लाना चाहती हैं, तो वो आइदर इंडियन रुपी होगा या चाइनीज़ युआन होगा। मैं 2011 में न्यूयॉर्क में चाइनीज़ युआन के बारे में बात कर रहा था और उस ज़माने लोग जो हैं न्यूयॉर्क में मेरा मजाक उड़ा रहे थे,
लेकिन मेरे नोबेल लॉरेट प्रोफेसर ने मुझे अप्रिशिएट किया और कहा कि चाइनीज युआन में जो है स्ट्रेंथ आएगी अगले 10 साल में, और आज 14 साल बाद सारी दुनिया चाइनीज युआन की बात कर रही है। तो अभी ये मजीद कितना अपर ट्रेंड जाना है, ये करेंसी ने मजीद कितना ग्रो करना है? ज़ाहिर है डॉलर तक का सफ़र तो एक बहुत तवील सफ़र होगा। ये जो गैप है डॉलर का और युआन का, क्या ये आने वाले दिनों में इसको हम श्रिंक होते देखेंगे? यूएस डॉलर जो है अगले जैसे 1976 से 1981 तक यूएस डॉलर 50% डिप्रिशिएट हुआ था, 50%। इस साल में अलोन, अभी साल खत्म नहीं हुआ, यूएस डॉलर ऑलरेडी मोर देन 10% डिप्रिशिएट हो गया। और मुझे लगता है फेड जो है कंटिन्यूसली इसको इंटरेस्ट रेट कम करेगा, इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, डॉलर जो है मजीद डेप्रिशिएट होगा, डॉलर मजीद डेप्रिशिएट होगा। यूरो में स्ट्रेंथ आ रही है, आप देखें कल की फाइनेंशियल टाइम में यूरो की जो पोजीशन है 1.20 आ रही है। इसी तरह चाइनीज युआन में स्ट्रेंथ आएगी। स्विस फ्रैंक में हिस्टोरिकली स्पीकिंग 50-60 साल में स्विस फ्रैंक एक बड़ी स्टेबल करेंसी रही है। इसके अलावा ऑसी डॉलर, कैनेडियन डॉलर, इन सब में स्ट्रेंथ आएगी अलॉन्ग विद चाइनीज युआन। और शान साहब, पाकिस्तानी करेंसी के बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शन है? चूँकि डॉलर के अगेंस्ट एक स्टेबिलिटी तो हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखी है, लेकिन एक परसेप्शन यहाँ पर यह है कि डॉलर को आर्टिफिशियली इस वक्त 280 के अराउंड पर रखा गया है। इसकी जो एक्चुअल पाकिस्तान में वैल्यू है वो 240 to 250 है, लेकिन ये 280 पर मौजूद है। पाकिस्तानी करेंसी के बारे में क्या प्रेडिक्शन है आपकी? ये कब तक स्टेबिलिटी के मोड में आ जाएगी? मेरा ख्याल है जो मुझे मार्केट डिटर्मिन करती हैं किसी भी करेंसी का आउटलुक, इस वक्त जो है पाकिस्तानी करेंसी जो है उसकी स्टेबिलिटी आई हुई है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक खुशाइन बात है कि पाकिस्तानी रुपी इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। अगर फ्लक्चुएट ज़्यादा करेगा तो फिर इन्वेस्टर्स के लिए कंसर्न होगा, लेकिन फिलहाल पाकिस्तानी रुपी में स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आई हुई है, जो इन्वेस्टर्स के लिए गुड साइन है। यानी आने वाले दिनों में ये डॉलर 280 to 285 के बिटवीन ही पाकिस्तान में रहेगा, या यहाँ कोई डिप्रिसिएशन आ सकती है इसमें? 275 से 285 के दरमियान डॉलर ट्रेड करेगा पाकिस्तान में। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शान सईद साहब, ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हमारे साथ आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ा हिस्सा रखने वाले सेक्टर टेक्सटाइल को इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना शेयर बढ़ाने में कुछ दुश्वारियों का सामना है। रीजन में सबसे कम यानी 19% अमरीकी टैरिफ लगने और इंडिया पर बढ़ते टैरिफ का फायदा हासिल करने में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पीछे हो रही है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट, टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ मसाइल के बाद मुल्क में सैलाब ने भी अब मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया है। अमरीका ने पाकिस्तानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर तकरीबन 19% टैरिफ आयद किया है, जिसमें 19% इजाफी टैरिफ है और 10% बेस टैरिफ शामिल हैं, तो ये मिलकर कुल 29% बनता है। इसके नतीजे में पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स रीजनल ममालिक जैसे चाइना और वियतनाम के मुकाबले में ज्यादा महंगी हो जाती हैं। सैलाब की तबाहकारियों ने कॉटन की फसल को शदीद मुतासिर किया है। पाकिस्तान की कॉटन आउटपुट रवां साल कम होकर 5 मिलियन बेल्स तक रहने की तवक्को है। नाकिस बीज, पुरानी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और सैलाबी पानी ने कॉटन फाइबर को नुकसान पहुंचाया है, जिससे यार्न और फैब्रिक का मयार आलमी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं मिल रहा। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में तब्दीलियां भी इसमें शामिल हैं और ये भी फिर हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही हैं। पहले एक्सपोर्टर्स रॉ मटेरियल बगैर कस्टम ड्यूटी और टैक्स के इंपोर्ट कर सकते थे, लेकिन अब कॉटन, यार्न और ग्रे क्लॉथ को इस स्कीम से निकाल दिया गया है, जिससे एक्सपोर्टर्स को पहले ही टैक्स अदा करने से लिक्विडिटी कम हो रही है और प्रोडक्शन कॉस्ट मजीद बढ़ रही है। इंडिया पर अमेरिका की जानिब से लगाए गए 100% टैरिफ ने भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शदीद दबाव में डाल दिया है, लेकिन पाकिस्तानी टेक्सटाइल के लिए मसाइल की वजह से वो इस इंतहाई बेहतरीन सूरत-ए-हाल का फ़ायदा पूरी तरह उठाने में नाकाम है, जिसमें गैस, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल प्राइसेस में इजाफे ने कॉस्ट को भी खासी हद तक बढ़ा दिया है। अब जब तक एनर्जी की लागत और सब्सिडीज़ का मसला हल नहीं होता, कंपनीज कीमतों का मुकाबला मुश्किल से ही कर पाएंगी। अमेरिका को एक्सपोर्ट्स कुछ सहारा तो ज़रूर दे सकती है, लेकिन अगर अमेरिका की जानिब से टैक्स रिफॉर्म्स की गई तो ख़रीदार वियतनाम या मैक्सिको जैसे ममालिक का रुख भी कर सकते हैं। पाकिस्तान को टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी तकाज़े, फैब्रिक सर्टिफिकेशन और मेयारी तकाज़ों में फौरी तौर पर तेज़ी लानी होगी। क्यों नहीं लाई जा रही और इस चैलेंज से अब एक्सपोर्टर्स कैसे निपटेंगे, इस पर हम बात करेंगे। कामरान रशीद साहब जो चेयरमैन है एप्टिमा के, हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब जब ये 19% का टैरिफ आयद हुआ था तो हम ये समझ रहे थे एक बहुत ज़बरदस्त डील हो गई है और इस अपॉर्चुनिटी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझा जाएगा। क्या हम इससे पूरी तरह से फायदा उठा पा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझ रहा हूँ सर कि हम इससे पूरी तरह से फायदा इसलिए नहीं उठा पा रहे बिकॉज बुनियादी तौर पे
पहले हम समझ रहे थे कि हमें 15 से 17% मिलेगा, क्योंकि पूरे रीजन में हमारा सबसे कम ट्रेड डेफिसिट था $3 बिलियन पे अमेरिका के साथ, जबकि बांग्लादेश का 7.5 से $8 बिलियन था, इंडिया का 48 बिलियन, वियतनाम का 123 और चाइना का 296। लेकिन हमें मिला 19। चले हमसे क्या की गई है या महंगी कर दी गई है और उनकी टैक्सेशन हमसे कम है, तो इन फैक्टर्स की वजह से वो जो हमें 1% कम टैरिफ मिला है, हम फिर भी मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो कमल साहब, अब हमें अपना यहाँ पर हाउस इन ऑर्डर कैसे करना है? ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है हमारा, ज़ाहिर है एक वो बड़ा मेजर इशू है। अब इसमें हम एक अरसे से सुन रहे हैं, 1 साल से 1.5 साल से, कि ये इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी तक वो रिफॉर्म्स नहीं हो सके। ये डील हमने 19% की, लेकिन उसका हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। हम देख रहे हैं कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जो कि अपने एक्सपोर्ट यूनिट्स को शट डाउन कर रही हैं। तो ये कोई हौसला अफजा खबरें तो नहीं आ रही हैं? एक्सपोर्ट ख़ासतौर पर टेक्सटाइल की हमारा सबसे बड़ा मेजर चंक हुआ करता था, और अब ये 2-3 साल हम एक डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। सर, इशू ये है कि जब तक आप ये 11 और 11 से जान नहीं छुड़वाएंगे ना, आपका मसला नहीं हल होगा। ये 11 और 11 क्या है? 11% काइबर और 11 सेंट की बिजली। ये काइबर 22% से 11% पे जरूर आया, और आपकी बिजली का नर्ख जो 45 से 48 रुपए यानी कि 16 से 16.5 सेंट पे था, वो 11 सेंट पे आया है। लेकिन सर, हम अपनी महंगाई या अपनी इन्फ्लेशन को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। शायद उसे डोमेस्टिक मार्केट में पास ऑन कर सकें, लेकिन हम उसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो आपको रीजनल कॉम्पिटिटर्स के बराबर होना होगा, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, वियतनाम, चाइना, इनके बराबर या इनके करीब जाना होगा। इसीलिए मैं ये प्रेजेंट रजीम को, प्रेजेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को 11-11 कह रहा हूँ। 11% का काइबर और 11 सेंट की बिजली। जब तक सर ये 8% का काइबर और 8 सेंट की बिजली नहीं होती, तो आप अपनी एक्सपोर्ट्स में कोई खातिर खा बेहतरी नहीं देख पाएंगे। प्लस जितना ये डैमेज सैलाबों से हुआ है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक इकोनॉमिक या माशी या एग्रीकल्चरल इमरजेंसी नाफिज करके इन चीज़ों को एड्रेस करे। इनको एड्रेस करने के लिए जो वसाइल हैं, वेदर वो PSDP से आए, वेदर वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आए या किसी और डिस्क्रेशनरी फंड से आए, ये अगर आप नहीं करेंगे तो सर आपकी एक्सपोर्ट्स लैग करेंगी। आपकी इंपोर्ट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जबकि खाम तेल $70 से $75 पे होने के बावजूद आपकी इंपोर्ट हद से ज़्यादा बढ़ गई है। अभी जो पिछले महीने के आज़ादो शुमार आए हैं इंपोर्ट के, एक्सपोर्ट के, वो भी आपका ट्रेड डेफिसिट पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये गवर्नमेंट जब तक एक इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर करेगी, ये चीज़ें ठीक नहीं होगी। तो कामरान साहब, ये जो 11% से 8% पर आप इंटरेस्ट रेट ले जाने की बात कर रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा वजाहत के साथ बयान कीजिएगा, ताकि लोगों तक भी ये उनका भी माइंड क्लियर हो कि ये 3% कमी से क्या फ़र्क पड़ेगा और इससे एक्सपोर्ट्स में फिर कैसे इजाफा होगा, बिजनेस एक्टिविटीज से मजीद कैसे जनरेट होगी। सर, हमें पढ़ाया जाता था, और मैं यकीन से कह सकता हूँ आपने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा होगा कि शरह सूद और शरह महंगाई का आपस में बहुत ज्यादा तफर्रुका नहीं होना चाहिए। 2 या 3% का तफर्रुका होना चाहिए। ये एक अकम्पलिश्ड फैक्ट है कि आपके यहाँ शरह महंगाई, जिसे आप इन्फ्लेशन कहते हैं, वो 3.5 से 4% के दरमियान में, तो लिहाजा 2-3% ऊपर रख के ये 7 या 8% होना चाहिए था शरह सूद। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ उसका डबल से भी ज्यादा है, जो कि माशी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोक रहा है, जिसकी वजह से लोग तिजारत, सनतकारी, इन चीज़ों से हट के नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में जा रहे हैं, दुबई में इन्वेस्टमेंटें कर रहे हैं या लोग हिजरत करके जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को, इस ट्रेंड को रोकने के लिए, रिवर्सल में लाने के लिए कि लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, इसकी सनत में इन्वेस्ट करें, आपको इसको करेक्ट करना पड़ेगा। और यही फिलॉसफी बिजली पे करती है कि आपकी बिजली रख के अगर आप समझें सनतकारी होगी, तो सर ऐसा नहीं होगा जब तक आप एक रीजनली कॉम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ नहीं देंगे, जो कॉन्सेप्ट हमारे पैटर्न इन चीफ ने आज से 7 या 8 साल पहले इंट्रोड्यूस करवाया था।
तो कामरान साहब, जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं और फिर जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं और जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है पाकिस्तान में, ज़ाहिर है ये सारे प्रेशर्स जब हमारी इकॉनमी पर पड़ते हैं तो अब इन्फ्लेशन हम आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी एक ग्रोथ देख रहे हैं, और वो अगर 7-7.5% तक पहुंच जाती है, चूँकि स्टेट बैंक की अपनी प्रेडिक्शन 6 और 7% के दरमियान की है, तो फिर जिस डिफरेंस की आप बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट में, वो तो वैसे ही फिर वो डबल डिजिट में होता है। तो ये स्टेट बैंक की जो कॉशियस अप्रोच है वो इस मौके पर सही है या उन्हें अभी फ़िलहाल थोड़ी सी कमी करनी चाहिए कलामती तौर पर? सर मेरा ख्याल है ये स्टेट बैंक की कॉशियस अप्रोच फिलहाल ठीक नहीं है, क्योंकि जब मुल्कों में सनतकारी कम होना शुरू हो जाती है, जिस तरह आपके एनुअल बजट से पहले एक दिन पहले वो आपका आया था इकोनॉमिक डेटा, तो उसमें LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मनफी 3.5% थी। दूसरा आपकी एक्सपोर्ट्स का डाटा जुलाई में ऊपर गई, वो एक वन टाइम गेन था। अगस्त में आपकी एक्सपोर्ट नीचे आई। तो इसका मतलब कामरान साहब, जो रिवाइवल है हमारी इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, चूँकि 55% एक्सपोर्ट बास्केट को अभी भी यही फिल करती है, तो ये अब बड़ा चैलेंजेस से भरपूर है, और अगर फौरी तौर पर कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं लिए गए तो फिर ये 55% से कम होकर हम अंडर 50 भी आ सकते हैं आने वाले चंद सालों में। सर खदशा बिल्कुल है, और ये हम खाली टेक्सटाइल की बात नहीं कर रहे, ये तो हम एक सारी जनरल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसमें टेक्सटाइल सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट टैक्स कंट्रीब्यूटर्स है, ये तीनों चीजें आपकी मुतासर होंगी। बाकी आपकी जो है इंडस्ट्री कोई भी ना इतना फॉरेन एक्सचेंज कमा के देती है, ना उतनी एम्प्लॉयमेंट आपको लेके देती है, ना इतना टैक्स रिटर्न देती है जितनी अकेली टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मसलन जो पिछले साल 30 से 32 बिलियन डॉलर पे एक्सपोर्ट गई, उसमें सबसे बड़ा रोल टेक्सटाइल का था, जो 17.8 बिलियन डॉलर पे आई। 2 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट बढ़ी, उस 2 बिलियन डॉलर के इजाफे में 1.2 से 1.3 बिलियन डॉलर का इजाफा था, आपको टेक्सटाइल ने लेके दिया था। बाकी तमाम सनतों ने या एग्री ने को 700-800 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट आपको इजाफी लेके दिया था। लिहाजा अगर आप अपनी इंडस्ट्री और ख़ास तौर पे टेक्सटाइल, बिकॉज ये 55 से 60% रवायती तौर पे हिस्सा रही है आपकी एक्सपोर्ट का, अगर आप उसको सपोर्ट इस तरह नहीं करेंगे, रीजनली कम्पिटिटिव रेट्स देके, तो सर फिर अल्लाह हाफिज है, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। और एक आखिरी सवाल कामरान साहब के, इस वक्त हमने अभी पिछले महीने देखा कि बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस चाइना में हुई, इस महीने उम्मीद की जा रही है कि एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस ऐसी अमेरिका में होने जा रही है, तो इन कॉन्फ्रेंसेस का हमारी इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोई फ़ायदा हो रहा है? बिजनेस टू बिजनेस कुछ ऐसी डील्स हो रही हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कुछ जॉइंट वेंचर्स ऐसे हो रहे हैं कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हों, हमारी एक्सपोर्ट्स भी इससे बढ़ सकें? अभी तक देखें, एक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जिस तरह पिछले 3-4 महीने में आलमी कॉन्फिडेंस एंड आलमी ऑप्टिक्स में, ग्लोबल ऑप्टिक्स में पाकिस्तान का इमेज बूस्ट हुआ है, उसका अब आहिस्ता आहिस्ता आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो रहा है। लोग आप में ज़्यादा यकीन करना शुरू हो रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट्स को अब फोकस करना शुरू हो गए हैं। लेकिन आप ये कहें कि वो चीज़ अभी डाउन स्ट्रीम ट्रांसलेट करे इनटू इनहांस्ड एक्सपोर्ट्स, इनहांस्ड टैक्सेशन, वो सर अभी तक नहीं हो रहा। वहाँ पे मैं समझ रहा हूँ वफाकी हुकूमत का कंट्रोल वीक है, या जो नेसेसरी इकदामात लेने चाहिए वो ये ले नहीं पा रहे। जब सिर्फ मकबूलियत बढ़ी है, लेकिन खाली मकबूलियत बढ़ने से तो घराना नहीं चलता ना सर। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान अरशद साहब हमारे साथ मौजूद। नेप्टिमा गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।